हेलो एवरीवन, जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर से पूछे जाना कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, तो उसी सीरीज को यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं हूँ दीपक सिंह, आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। और अगर आप चैनल पर नहीं हो और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट एग्रीकल्चर वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। उदयपुर में, केसरगोड में, रहमान खेड़ा में या फिर राजमुंद्री में। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा था है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? राजमुंद्री। और राजमुंद्री कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मृदा का सक्रिय घटक कौन सा है? मृत्तिका, बजरीला, रेत या फिर साद। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा आपसे क्या पूछा गया है? सक्रिय घटक आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सक्रिय घटक सबसे ज्यादा कौन सा होता है? मृत्तिका होता है। और मृत्तिका, और याद रखिएगा यहाँ पर सिलिका भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सिलिका ऑप्शन में आपको है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा कि जो सक्रिय घटक है वो कौन सा होता है? मृत्तिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा भी गया है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि प्रतिपादित की गई थी। मतलब जो याद रखिएगा ट्रेंच विधि दी गई थी, ट्रेंच जो मेथड दिया गया था गोबर की खाद को बनाने के लिए, वो किसके द्वारा दिया गया था? सुब्बाराव के द्वारा, CN आचार्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा या फिर बियर के द्वारा। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था कभी भी कि FIM बनाने की जो ट्रेंच विधि है, नाली विधि है, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी CN आचार्य के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? CN आचार्य के द्वारा दी गई थी। इसके साथ साथ याद रखिएगा एक एडको होता है। ठीक है, FIM को बनाने की ही एक और मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है? एडको। अब याद रखिएगा एडको पाउडर है। ठीक है, एडको क्या होता है? एक प्रकार का पाउडर होता है जो क्या करता है, जो FI में हम इसे डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो अच्छी यानी जो नॉर्मल खाद होती है, मान लीजिए आप एक ताज़ा गोबर ले लीजिए। ठीक है, ताज़ा गोबर होता है तो उसमें क्या करता है? एडको पाउडर हम डाल देते हैं। ये पाउडर क्या करता है? उसको सड़ाने और गलाने का कार्य करता है, जिससे क्या हो जाता है? वो अच्छी तरह से सड़ गल जाती है और अच्छी सी खाद बन जाती है। ठीक है, तो ये होता है एडको पाउडर का मेथड। अब यहाँ पर क्यों बताया गया है? क्योंकि याद रखिएगा एडको पाउडर, ठीक है, एडको के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसका आपको याद रखना है कि एडको एक मेथड होता है किसको बनाने का? FIM को तैयार करने का, जिसमें हम क्या करते हैं? एडको पाउडर को हम ताज़ा गोबर वगैरह में यूज़ करते हैं, जिससे क्या करता है? ये उनको अच्छे से सड़ाने और गलाने का कार्य करता है, जिससे अच्छी खाद हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि बाजरे का पौधा है, बाजरे का पौधा किस प्रकार का होता है? एक लिंगाश्री, उभयलिंगी, द्विलिंगाश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कम पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि बाजरे का पौधा होता है। मतलब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें जो पोलिनेशन होता है, जो इसमें परागण होता है, वो किस प्रकार होता है, क्योंकि याद रखिए ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बाजरा से संबंधित। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है कि इसमें जो परागण होता है ये किस प्रकार होता है? ये होता है, याद रखिएगा, पर परागण होता है। किस प्रकार का होता है? पर परागण होता है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। बाजरे में कौन सा देखने को मिलता है? क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण देखने को मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, बेशक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया वर्ष, मतलब जो सीड एक्ट है इसे कब पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 1966 में, और लागू कब किया गया था? 1969 में इसे लागू किया गया था। दोबारा से देख लीजिए कि जो सीड एक्ट है इसे पारित किया गया था 1966 में, और इसे जो लागू किया गया था ये लागू किया गया था 1969 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जिब्रेलिक अम्ल को सर्वप्रथम खोजा गया था किसके द्वारा? जंतुओं में। सबसे पहले तो याद रखिएगा किसके द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है कि किससे खोजा गया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है कि जिब्रेलिक अम्ल को सर्वप्रथम खोजा गया था जंतुओं से, संश्लेषण में,
खनिजों से या फिर कवक से। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ कि जो जिब्रेलिक अम्ल है इसकी खोज की गई थी, ये की गई थी कवक से। और किसने की थी, मतलब किस कवक से की गई थी, ये की गई थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक के द्वारा। किसे, जिब्रेलिया फ्यूजिकोराई नामक कवक से इसको संश्लेषित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेहूं का पुष्पक्रम होता है अनुसूकियों की सूखी प्रकार का, एसिमाक्सी प्रकार का, स्पेडिक्स का या फिर अम्बेल प्रकार का। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, गेहूं का पुष्पक्रम। ठीक है, तो गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है ये होता है अनुसूकियों की सूखी प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप नोट कर लीजिए कि स्पेडिक्स किसका होता है, स्पेडिक्स होता है, याद रखिएगा, केला का पुष्पक्रम होता है। किसका होता है, केला का पुष्पक्रम होता है। अगर हम बात करें अम्बेल, तो अम्बेल किसका होता है, गाजर का होता है। याद रखिएगा कि अम्बेल किसका होता है, गाजर का होता है। स्पेडिक्स किसका होता है, केला का होता है। अनुसूकियों की सूखी प्रकार किसका होता है, गेहूं का होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेहूं एक पौधा है, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे तो हम डायरेक्ट क्लियर कर ही लेंगे। बेशक आप सभी को वैसे पता होगा कि गेहूं है। ठीक है, गेहूं, और जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड प्लांट होता है। क्या होता है, षट्गुणित प्लांट होता है, षट्गुणित या फिर हेक्साप्लॉइड प्लांट होता है। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता होगा क्या होता है, गेहूं एक हेक्साप्लॉइड या फिर षट्गुणित पौधा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाजरा में परागण होता है। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि बाजरा से परागण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको चाहे बेशक नहीं पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी आपको इसका राइट आंसर हमने बता ही दिया है कि बाजरा क्या होता है, पर परागण पौधा होता है। किस प्रकार का होता है, पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि रसायनारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मतलब किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था डिक्सल और जोली के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, डिक्सल और जोली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस समय आप बता सकते हो कि रसारोहण में जो ऊपर की ओर जल गति करता है, ये किसके द्वारा करता है, कैम्बियम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, फिर अंतस्थ त्वचा के द्वारा। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बता सकते हो। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, जल गति। अब आपको ये तो पता होगा कि जो पौधा होता है इसमें जल किसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, वो होता है, याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और अगर आपसे पूछता है कि पौधों में जो भोजन तैयार होता है, मतलब जो पोषण तत्व होता है या फिर खाद्य पोषण तत्व होता है, वो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, वो होता है, याद रखिएगा, फ्लोएम के द्वारा होता है। मतलब खनिज पोषक तत्व तो किसके द्वारा होते हैं, फ्लोएम के द्वारा। और जल किसके द्वारा गति करता है, जाइलम के द्वारा गति करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अफीम में प्रमुख एल्केलॉइड होता है। अफीम में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो कि निकोटीन, निम्बिडीन, मॉर्फिन या फिर अर्गेटिन। किसमें पूछा गया है, अफीम में आपसे पूछा गया है कि अफीम में कौन सा एल्केलॉइड होता है। तो अफीम में याद रखिएगा मॉर्फिन पाया जाता है। याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अफीम में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, वो पाया जाता है मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है अफीम में। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो कि जो निकोटीन होता है ये किसका एल्केलॉइड होता है, ये होता है तंबाकू का एल्केलॉइड होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तब तो आप क्या बताओगे, निकोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है अफीम में कौन सा पाया जाता है, तब आप क्या बताओगे, मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड अफीम में पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अफीम, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेपेवर सोमनिफेरम होता है, ये किस प्रकार का पौधा होता है, अलंकृत पौधा होता है, सुगंधित पौधा होता है, औषधीय पौधा होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, अफीम में बहुत सारे एल्केलॉइड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें एल्केलॉइड्स होते हैं, इसलिए ये याद रखिएगा इसका हम मेडिसिनल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मेडिसिनल में भी यूज़ किया ऐसा है, इसलिए आप इसे क्या बोलोगे, औषधीय पौधा बोलोगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुणे में, अजमेर में, नागौर में या फिर सोलापुर में? आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुणे में, अजमेर में, नागपुर में या फिर सोलापुर में? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो लोहा, मैंगनीज, सोडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो को पौधा को आवश्यक नहीं होता है? तो वो होता है, याद रखिएगा, सोडियम होता है, जिसकी पौधों को ज़रूरत नहीं होती है। याद रखिएगा, सोडियम की पौधों को ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोषण मैग्नीशियम किस में पाया है? ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि इन चारों में से मैग्नीशियम किस में पाया है। ठीक है, और अगर आपने कल की क्लास को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बताया गया था कि जो डोलोमाइट होता है ये किसका प्रमुख अयस्क होता है? ये होता है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम का होता है। याद रखिएगा कि डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम का होता है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैग्नीशियम किस में पाया है? तो किस में पाया है? डोलोमाइट में पाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मक्का का मुख्य कीट निम्न में से अलग करें। आपको क्या पहचाना है कि मक्का में कौन सा कीट प्रमुख रूप से लगता है? तनाछेदक, सफ़ेद मक्खी, पोदबग या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर चेपा? याद रखिए, एफिड को ही चेपा के नाम से जाना जाता है। एफिड हुआ, माहू हुआ और चेपा, ये तीनों एक ही नाम होते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप क्वेश्चन पर फोकस करिए। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मक्का का मुख्य कीट कौन सा होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है मक्का, तो मक्का का मुख्य कीट कौन सा होता है? तना छेदक होता है। कौन सा होता है? तना छेदक होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछता है कि चना का मुख्य कीट कौन सा होता है, तब आप क्या बताओगे? तो याद रखिएगा, उसका होता है फली छेदक होता है। चना का अगर आपसे पूछाता है तो क्या बताओगे? पोड बोरर होता है, मतलब फली छेदक होता है। और अगर आपसे पूछता है मक्का, तो मक्का का कौन सा होता है? स्टेम बोरर होता है, तना छेदक होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट आप कर सकते हो। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई है, यानी कितनी गहराई पर बोए जाते हैं सोयाबीन के बीजों को? 1 से 2 सेंटीमीटर पर, 6 से 7 सेंटीमीटर पर, 3 से 5 सेंटीमीटर या 6 से 8 सेंटीमीटर पर? आपको क्या लगता है, आपका राइट आंसर क्या होगा? सोयाबीन के बीजों की बोने की गहराई क्या रखी जाती है? 1 से 2, 6 से 7, 3 से 5 या फिर 6 से 8 सेंटीमीटर? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको स्पेशली याद रखना है कि सोयाबीन की जो सीड है, इनकी डेप्थ क्या रखी जाती है, इनकी गहराई क्या रखी जाती है? वो रखी जाती है 3 से 5 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है? 3 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आपने बहुत सारी सब्जियां तो देखी होगी, उनके नाम भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन आपको क्या बताना है? यहाँ पर बताना है फूल गोभी का वानस्पतिक नेम। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी ग्रेमिफोरा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोटाइटिस और ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी इटैलिका। बस आपको यहाँ पर फोकस करना है कि फूल गोभी का वेराइटी कौन सी है? कैपिटाटा है, ग्रेमिफोरा है, बोटाइटिस है या फिर इटैलिका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात नोट कर ले कि अगर आपसे कभी भी पूछा था फूल गोभी, तो फूल गोभी का क्या होता है? फूल गोभी का क्या नाम होता है? तो इसका होता है बोट्राइटिस होता है। याद रखिएगा, फूल गोभी का क्या होता है? बोट्राइटिस होता है। और अगर आपसे पूछता है पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी का क्या होता है? वेराइटी कैपिटाटा होता है। दोनों को याद रखिए, दोनों से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछता है पत्ता गोभी का नाम, तो पत्ता गोभी का होता है कैपिटाटा और फूल गोभी का क्या होता है? बोट्राइटिस होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पत्ता गोभी कैपिटाटा, फूल गोभी बोट्राइटिस। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ आज की आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए चैनल को